वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपके प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 4 दिसंबर। देख लेते हैं, डे है वेनेसडे। ठीक है, आज कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो देखिए, इधर एक आर्टिकल है। एक्चुअली ये ना अभी जैसे आपको पता है कि 2020 में हमने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल एजुकेशन प्लान लेके आया गया था। उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे कि जैसे कि 3 लैंग्वेजेस को जो है कंपलसरी करना हर एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर पे फोकस करना है। तो वैसे ही उनमें से एक जो सेगमेंट है वो ये है कि जैसे कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, इनको एक बेसिक मैथ्स पढ़ना होता है। उसके बाद 11th और 12th वाले जो स्टूडेंट पीसीएम लेते हैं उन्हें एडवांस मैथ पढ़ना होता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि 9th-10th में बच्चे को मैथ्स पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पे एक बात करी गई है, कंपोनेंट है कि अगर 9th और 10th में अगर मैथ्स आपको नहीं पसंद है तो आप उसके ऑल्टरनेटिव में कुछ और ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप 11th-12th में जाके मैथ्स पढ़ना चाह रहे हो तो आपको ये बेसिक मैथ्स जो है पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है, और सेम वैसे ही जैसे सोशल साइंस, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को क्या है, सोशल साइंस में बहुत इंटरेस्ट होता है शुरू से ही, और कुछ को मैथमेटिक्स यानी रैशनली लॉजिकली ज़्यादा उनका दिमाग जो है चलता है, या फिर जो है पॉइंट टू पॉइंट है ना। मैथ्स वालों में ज़्यादा एनालिटिकल थिंकिंग नहीं होती है, लेकिन सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स में हमेशा आप देखना उनमें एनालिटिकल स्किल काफ़ी अच्छा होता है। तो क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट का मैथ्स में पोर्शन या उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इतना अच्छा ना होने की वजह से वो अपना परफॉर्मेंस भी नहीं अच्छा कर पाते, और ना जो सोशल साइंस अच्छा है उस पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन दे रखा है कि 9th एंड 10th में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको सोशल साइंस में लेना है या मैथ साइड लेना है, या सोशल साइंस या नॉर्मल साइंस लेना है, आपको कौन सा लेना है। ठीक है, तो इस तरह का सेगमेंट जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब इस चीज़ को ऐड किया जाएगा। सीबीएसई के द्वारा ये रिकमेंडेशंस लाई जा रही है अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और ये माना जा रहा है कि 2026-27 का जो एकेडमिक सेशन होगा वहाँ से ये चीज़ शुरू हो जाएगी। तो ये अभी बेसिक न्यूज़ है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन देख लेते हैं। एक ना ये वाला मुद्दा एक बार मैं एक ग्लांस दे देती हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए क्या होता है। पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में ना एक पिटीशन फाइल करी स्टूडेंट के बिहाफ पे, स्टूडेंट के ऊपर। स्टूडेंट ने किया क्योंकि उसे जो लॉ यूनिवर्सिटी, वो जिस लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ती थी उनके ऊपर जो है उन्हें फेल कर दिया गया। क्यों फेल किया गया? क्योंकि उन्होंने जो है एग्ज़ाम में जो भी इंटरव्यू या जो भी एग्ज़ाम था उसमें एआई टूल का यूज़ किया। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने ये एलिगेशंस लगाया था कि इन्होंने जो है एथिक्स का कहीं ना कहीं मॉरलिटी का जो है उल्लंघन किया है। ठीक है, और एआई का यूज़ किया है जो चीज़ अलाउ नहीं है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो इसलिए उन्हें फेल कर दिया। ऑल्दो उन्होंने फिर हाई कोर्ट पे पिटीशन डाला, तो फाइनली इन्हें जो है कोर्ट को उन्होंने बता दिया कि नहीं, हमने स्टूडेंट को पास कर दिया है। तो यहाँ पे पता है क्या क्वेश्चन आ जाता है कि एआई पे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये जो है एक साइंटिफिक स्टडी है, क्या हम स्टूडेंट इसको यूज़ कर सकते हैं, कितना ये एथिकली वैल्यूएबल होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का जो क्वेश्चन है ना, अभी हमारे पास इसका जवाब नहीं है, और अगर एथिकल है भी है तो किस लेवल तक है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि एआई को डेवलप करने से ज़्यादा इसके जो क्वेश्चंस, इसके जो चैलेंजेस है ना, वो क्लासरूम से लेकर बड़े बड़े टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर्स, बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज लिस्ट में भी जो है ये चीज़ कहीं ना कहीं क्वेश्चन लगाती है। ठीक है, तो इसी पे ही ओवरऑल एक आर्टिकल है। सच मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, जेनरिक है, ऑल्दो हमने बहुत एथिकल चीज़ों पे डिस्कस किया है इसका। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो अक्टूबर के आसपास, सितंबर के आसपास इससे रिलेटेड एआई से रिलेटेड काफ़ी आए थे, तो बस एक बार इन जनरल के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पे कुछ नया आज है नहीं इतना। देखिए यहाँ पे ये वाला आर्टिकल पता है क्या, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, आपको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो है बहुत बड़ा ट्वीट किया ये बोलते हुए कि अगर ब्रिक नेशन ऐसा कोई प्लान कर रही है कि वो डी डॉलराइजेशन की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी वो डॉलर को छोड़कर वो अपने ब्रिक्स नेशंस के साथ मिलाकर खुद का कोई कॉइन बनाने की कोशिश कर रही है, तो फिर वो भूल जाए कि वो यूएसए से ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि इन्होंने सीधा सीधा धमकी दी है कि अगर आपने ऐसा कोई ब्रिक नेशन ने मिलकर, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और 4 नेशंस और जो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, अगर इन लोगों ने मिलकर अपना खुद का कॉइन बना लिया ना, तो यूएसए ने सीधा सीधा बोला है मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा इन सारे नेशंस पे, क्योंकि ये नेशन सारे के सारे जो हैं यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। यूएसए बहुत बड़ा इंपोर्टर है इन नेशंस का। स्पेसिफिकली अगर आप रशिया की बात करोगे, चाइना की बात करोगे, इंडिया की बात करोगे, तो ये बहुत बड़ा लेन देन चलता है यूएसए के साथ। ठीक है, तो उसी पे जो है सी राजा मोहन जी ने इस पे आर्टिकल बताए हैं। लेकिन अगर हम बात करें सी राजा मोहन के अकॉर्डिंग कि क्या जो ब्रिक नेशन है या दिल्ली है, क्या वो रेडी है, तो सी राजा मोहन साफ साफ इस बात के लिए कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड जी को ये लगता है कि ब्रिक नेशंस अपने कॉइन्स बनाने की, अपनी करेंसी बनाने की बात कर रहे हैं, तो अगर आप रियलिटी चेक देखोगे ना,
तो ब्रिक्स के पास इतना अवेलेबिलिटी नहीं है, इतनी फाइनेंशियली वो बहुत साउंड नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात, ब्रिक नेशंस में आपस में यूनिटी नहीं है। अगर आप नेशंस की बात करोगे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो सबसे लास्ट 2010 में ऐड हुआ था, ठीक है। बाकी ये 4 नेशंस मेंबर नेशंस हैं। अगर आप ब्राज़ील की बात करोगे, रशिया की बात करोगे, इंडिया की बात करोगे और चाइना की बात करोगे, तो ये चारों नेशंस आपस में इतने ज़्यादा कोलैब नहीं है। अभी रशिया और चाइना का काफ़ी अच्छा कोलैब है, इंडिया और रशिया का भी है, लेकिन रशिया का चाइना की तरफ टिल्ट होने से इंडिया और रशिया का कहीं ना कहीं जो है रिलेशन टूटने लग जाता है, ये थोड़ा गैप आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राजा मोहन जी का ये कहना है कि अगर आपको डॉलराइजेशन करना है ना, तो पहली बात तो इन चारों पांचों नेशंस के बीच में बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होनी चाहिए। फंडामेंटली जो इनके रिलेशंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तभी जाके ये मुमकिन है। तो रियल चेक यही है कि पॉसिबल ही नहीं है कि ये ब्रिक नेशंस जो है अपना कोई डॉलराइजेशन जो है यानी डी डॉलराइजेशन कर सकें, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ बहुत बड़ा सेगमेंट इन्होंने बोला है। और ऊपर से अगर हम दिल्ली के कंसर्न की बात करें तो क्या होता है कि देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा राइटर बता रहे हैं कि ट्रंप जी ने थोड़ा हाइपोथेटिकली इसको ज़्यादा सोच लिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें, जैसे यूएसए इतनी बड़ी इकोनॉमी है ना, देखिए नो डाउट 26 ट्रिलियन छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, ठीक है। 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी सिर्फ चाइना की है। नो डाउट यूएसए बहुत कई सालों से, 200-300 सालों से, क्योंकि 1750s में तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, कैपिटलिज्म का तो ये बहुत पहले से बना हुआ है। लेकिन चाइना, पता है क्या है, चाइना और यूएसए में इकोनॉमी की डिफ्रेंशिएट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सोचिए कहाँ 18 और कहाँ 26 ट्रिलियन है ना, डिफरेंस तो ह्यूज है। लेकिन चाइना की जो ग्रोथ का ईयर है ना, वो बहुत कम टाइम में रहा है। पिछले 30 साल के अंदर चाइना ने ये अचीव किया है, इसीलिए चाइना सबके इसमें खटकता है, सारे इकोनॉमी में खटकता है। यूएसए से लेकर इंडिया से लेकर सबको एक लगता है कि चाइना अब आने वाले टाइम पे लीड कर लेगा बहुत कम टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यूएसए की भी बात करें तो यूएसए ने अपने मार्केट्स को बहुत कई टाइम जो है रीचेंज किया। फॉर एग्जाम्पल 2005 में, जब 2005 से 6 के बीच में भी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन का जब ऑर्डर चल रहा था, जब इंडिया पे बोला गया था कि आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे, तो इंडिया इसके अगेंस्ट गया था। तब इंडिया के द्वारा इंडिया पे जो है सैंक्शंस लगाए थे यूएसए ने, ठीक है। और ऐसे ही जो है यूएसए हमेशा से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं ना, वो इंडिया ही नहीं, चाहे वो चाइना हो चाहे वो जापान हो, हमेशा से यूएसए फ्री ट्रेड के खिलाफ रहा है। अब जैसे अगर ट्रंप जी की बात करोगे ना, तो ट्रंप जब से आए हैं 2017 से 21 का इनका टेन्योर था, तो उस समय भी इन्होंने बोल दिया था कि नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, उसका वो सपोर्ट नहीं करते हैं। क्योंकि ट्रंप जी का शुरू से ही ये कहना है कि भैया जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाम की जो चीज़ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो अपोजिट कंट्री है उन्हीं को फ़ायदा देती है, ये यूएसए को कोई फ़ायदा नहीं देती। यूएसए को उल्टा नुकसान ही होता है, क्योंकि यूएसए की बहुत बड़ी इकॉनमी है और वो बाहर की चीज़ों को यहाँ आके डंप करते हैं, जिससे यूएसए को नुकसान होता है, यूएसए के लोकल नुकसान होता है, ठीक है। और ऊपर से इसने इसी के जो नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड में, जैसे कि चाइना है, कनाडा है, यूरोपियन यूनियन है, बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जिस पे यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हैं। इंडिया अकेला नहीं है, चाइना अकेला नहीं है, और भी नेशंस हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात है। ऊपर से जो है राइटर ये भी बता रहे हैं कि जैसे अभी रिसेंटली जब ट्रंप जी का कैंपेन था, तो कैंपेन में भी बहुत ऐसे ऐसे वर्ड्स उन्होंने यूज़ करे, जैसे ट्रंप का कहना कि इंग्लिश में अगर कोई वर्ड मुझे पसंद है तो वो है टैरिफ। फेथ और लव के बाद अगर कोई अच्छा वर्ड लगा है तो वो टैरिफ है। और उन्होंने ओपनली बोला कि मैं अगर सत्ता में आ गया तो मैं 60% टैरिफ लगाऊंगा चाइना पे, है ना। और अभी रिसेंटली जब इंटरव्यू हुआ था स्कॉट बेसेंट, जो इनके ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ठीक है, तो उन्होंने बेसेंट ने भी सीधा सीधा बोला कि देखिए टैरिफ लगाना यूएसए की इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए इससे क्या होगा कि यूएस का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, सिक्योरिटी बढ़ेगी, इमिग्रेशन जो होने वाला जो इशू है वो कम होगा, ट्रैफिकिंग कम होगी, हम डिटरिंग कर पाएंगे अपने मिलिट्री एग्रेशंस को। इसके अलावा जो है इससे आने वाले जो पैसे हैं उसको हम हमारा जो रेवेन्यू होगा वो बूस्ट होगा, हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को स्ट्रेंथन कर पाएंगे, हम डिपेंडेंसी को कम कर पाएंगे चाइना जैसे नेशंस पे हमने जो डिपेंडेंसी बना रखी है। और ऊपर से इन्होंने कहा है कि सिटीजन्स का जो बर्डन है टैक्स के वजह से उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। तो समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे इनके जो सेक्रेटरी हैं ट्रेजरी के, उन्होंने भी बोला है कि अगर ट्रंप जी आने के बाद अगर जो क्या बोलते हैं ये टैरिफ लगाते हैं ना, तो यूएसए को ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो मतलब अमूमन ये है कि ये सिर्फ बातें बातें ही नहीं हैं और ये शायद इंप्लीमेंट भी करेंगे, ये चीज़ साफ दिख रही है जो सी राजा मोहन जी कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर यूएसए से पूछा जाए कि व्हाट अबाउट यूरोपियन नेशंस, तो यूएसए ने पता क्या बोला कि सबसे ज़्यादा डेंजरस है, चाइना से ज़्यादा डेंजरस
वर्सेस यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन क्या करता है कि यूएसए से ज़्यादा जब यूएसए के प्रोडक्ट यूरोप में जाते हैं ना तो वो बहुत काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है टैक्स के थ्रू। ठीक है, तो यूरोप जो रशिया अमेरिका है वो बहुत नाराज़ है इससे भी, यूरोप से भी, कि ये इस पर भी टैरिफ लगाएगा। ठीक है, ऑल्दो अभी जो है रिसेंटली यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट क्रिस्टियन लेगार्डे ने बात बोली है कि देखिए रिटेलिएशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि यूएसए पहले टैक्स लगाए फिर यूरोपियन यूनियन टैक्स लगाए, तो रिटेलिएशन हुआ है तो कोई फ़ायदा नहीं है, बैठ के बात करने की ज़रूरत है, रैशनली हम टैरिफ्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, और अगर आप बात करेंगे तो देखिए ट्रंप ने चाइना ही नहीं और भी अपने पड़ोसी जैसे मैक्सिको है, कनाडा है, उन पे भी सीधा बोला कि 25% टैरिफ लगाएंगे। ऑल्दो आपको पता है मैक्सिको के साथ पिछले कई सालों से जो है वॉल बनाने की भी बात इन्होंने बोली थी, वॉल खड़ी कर दी, क्योंकि इमिग्रेशन बहुत होता है वहाँ से, इलीगल इमिग्रेशन बहुत होता है यूएस गवर्नमेंट में, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी लंबे टाइम से अब देखने को मिल रही हैं, तो ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है। ऑल्दो यहाँ पे राइटर बता रहे कि कहीं ना कहीं लोडेड गन की तरह बात कर रहे हैं, बेसिन ने डिस्क्राइब किया है ट्रंप को। ठीक है, इंडिया के लिए कंसर्न वाली चीज़ है, क्योंकि इंडिया देखिए बहुत बड़ा ट्रेडर है यूएसए के साथ। ठीक है, इम्पैक्ट तो करेगा, नो डाउट इम्पैक्ट करेगा, और लेकिन वो बात दूसरी है कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उनका काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंस रोल रहा है, क्योंकि पिछले 10 डेकेड से यूएसए के साथ अच्छा रिलेशन बनाने में इस गवर्नमेंट पार्टी ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। हो सकता है क्योंकि एनडीए का जो आइडियोलॉजी है वो भी थोड़ी कैपिटलिज्म है और यूएसए भी कैपिटलिज्म पे फोकस करता है, तो शायद इस वजह से भी मेनली हो सकता है। ठीक है, काफ़ी, लेकिन दिल्ली के पास अपॉर्चुनिटी है, उसे हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल आर्टिकल था इस पे। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है आपको पता है, देखिए अजरबैजान में अभी हमारा जो है बाकू में रिसेंटली क्लाइमेट समिट खत्म हुआ फाइनली, लेकिन ये डिसीजन बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहा, क्योंकि सारे नेशंस ने क्या बोला कि 2035 से हम 100 बिलियन को हम क्या करेंगे 300 बिलियन कर देंगे, जबकि उम्मीद कितनी थी 1.3 ट्रिलियन की, है ना। कहाँ बिलियन और कहाँ ट्रिलियन, तो ये कोई नई बात नहीं, अब ये पुरानी हो गई ये भी बात भी। अब बात मुद्दा क्या एक्चुअली मुद्दा है ना, 2021 में ही ना पैसिफिक में एक नेशन, एक आइलैंड है वान्तू करके। ठीक है, 2000 किलोमीटर दूर है, नॉर्थ ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया के ये। ठीक है, याद रखना ये वान्तू एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। तो इसने है ना जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो कि यूएन जनरल असेंबली के अंडर में आता है, पिछले साल इवन 2021 में भी केस फाइल करा था, इसलिए क्योंकि भैया आज से 200 साल पहले जितने भी डेवलप्ड नेशंस ने, कम से कम 40 नेशंस ऐसे हैं डेवलप्ड नेशंस ने, खूब अपना फॉसिल फ्यूल यूज़ किया, इंडस्ट्री लगाई आपने, और उनकी वजह से आज हम जो हमारा आइलैंड है वो डूबने के कगार में है। ठीक है, सबसे पहले पिटिशन इसने फाइल किया, तो उसका फाइनली जो है यहाँ पे अभी आईजेसी ने भी जवाब दिया कि यहाँ पे उस समय भी ये बात बोली गई थी कि यहाँ पे एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन निकाला गया कि ये यूएन जनरल असेंबली के अंदर कि 132 देश साथ आए। इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है काम करना होगा, इनमें इन नेशंस को सपोर्ट करना होगा। तो इस यूएन रेजोल्यूशन में दो बात पे फोकस किया गया कि पहली बात तो भैया ऑब्लिगेशन कौन है, कौन जिम्मेदार है इस इंटरनेशनल लॉ में क्लाइमेट सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होगा कि जिन जिन कंट्रीज ने जो जो क्लाइमेट पे इम्पैक्ट किया उसका क्या होगा। ठीक है, तो ये केस एक्चुअली क्या है यहाँ पे अभी वापस से 2021 में ये वान्तू नेशन गया, अब वापस से क्या हुआ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वापस ये बात मामला गया है जो अभी रिसेंटली हुआ है, यानी 300 बिलियन देने की जो बात हुई है ना, इसको भी पिटिशन डाल दिया गया है ये बोलते हुए कि भैया जब 2021 में जब वान्तू नेशन ने आके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आवाज़ उठाई तो उन्होंने कहा कि भैया 132 देश ने मिलकर कि अब इस पर काम करने की ज़रूरत है, जो डेवलप्ड नेशन है स्पेशली जो 40 नेशन है उन्हें काम करना होगा, उन्हें आगे आने होगा। और जब आगे आने की बात हुई तो वो तो 300 बिलियन पे टिक गए, वो तो आगे बात बढ़ा ही नहीं रहे, और वो भी 300 बिलियन 2035 के बाद से देंगे पैसा। तो भाई फिर उन नेशंस का क्या जो 100 से प्लस नेशंस हैं जो डूबने के कगार में हैं या फिर बहुत पीछे हैं डेवलप्ड नेशंस के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये इशू है जो यहाँ पे सामने आया है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा जो है बेसिक की, तो देखिए यहाँ पे क्लाइमेट समिट्स के बारे में यहाँ पे यूएनएफसीसी जो है मेन फ्रेमवर्क है, मेन इंस्टीट्यूशन है जहाँ से शुरू होता है, लेकिन इसमें 1994 का जो समिट था और 2015 का पेरिस समिट था, इसमें सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिवली जो है क्लाइमेट चेंज पे बात करी गई है। और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यहाँ पे यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी है, द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, द कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स एंड यूएन चार्टर इटसेल्फ है, जो मेनली क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ को टाइम टू टाइम उठाती आई है। ठीक है, इसके अलावा अभी जो अगर आप बात करोगे तो और भी नेशन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूरोप के कोर्ट में भी जो है क्लाइमेट चेंज से जो इम्पैक्ट हो रहा है ना उसको इन्होंने सीधा सीधा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बताया है। ठीक है, और भी नेशंस ने यहाँ पे अभी जैसे रिसेंटली अगर आप इंडिया की बात करोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बात बोली है कि जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट हमारा 21 है उसके अंदर आपको क्लाइमेट से भी फ्री करना, यानी क्लाइमेट
क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से भी फ्री करना जो है, इट इज़ ऑल्सो आर लाइफ एंड इक्वालिटी विच इज़ शुड इंक्लूड इन टू द फंडामेंटल राइट की बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। तो ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज को जो है नेशंस सपोर्ट नहीं कर रही हैं या फिर अवेयर नहीं हो रही हैं, लेकिन जब बात अमाउंट की आती है तो बहुत सारे नेशंस पीछे हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूएनएफसीसी के अकॉर्डिंग 40 नेशंस ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकली लार्जेस्ट हिस्टोरिकल शेयर हैं, जो सबसे ज़्यादा एमिट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए है, यूरोपियन में बहुत सारे नेशंस हैं, पेरिस है, इटली है ना, जर्मन है, जापान है, कोरिया है, ये बहुत नेशंस हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट जर्मन है। ये सारे नेशंस हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं सोचिए कितनी सोचने वाली बात है कि 300 बिलियन में क्या होगा आज के टाइम पे, इन्फ्लेशन कितना बढ़ चुका है ग्लोबली, है ना। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक इशू ये है कि एक्चुअली ये ताइवान, आपको पता होगा कि इसके प्रेसिडेंट है लाई चियांग। 2 साल बाद अब जो है ये टेन्योर में आने के बाद अब यूएसए की जर्नी ली है, 3 दिन की जर्नी है। तो इस पे चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने सीधा सीधा क्रिटिसाइज़ किया है कि ताइवान के प्रेसिडेंट को यूएसए नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आपको पता चाइना और यूएसए का रिलेशन, और ताइवान तो ऑलरेडी बहुत लड़ रहा है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना का कहना है ये मेरा प्रोविजन है। ताइवान कहता है कि हम ऑटोनोमस है, हम जो है रिपब्लिक है भैया, इसीलिए ताइवान जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, जबकि ताइवान अपने आप को अलग मानता है, ठीक है। तो ये एक मुद्दा चल रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है मैप का। और यहाँ पे ये इशू देखिए, सीरिया में वापस से इश्यूज शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे HST करके ग्रुप है, उनका वापस जो है अल कायदा जिनको बोलते हैं, वहाँ पे इन्होंने अटैक किया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो ये अटैक इन्होंने अलेप्पो में किया है। अलेप्पो जो कि सीरिया के नॉर्थ में आ जाता है, ये टर्की के रीजन के पास है, ये अलेप्पो दिख रहा है। तो ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये प्लीज़ ये लोकेशन याद रख लीजिएगा, अलेप्पो, इदलिब, हमा, लेबनान, ठीक है। इसके अलावा दिजोर, रकबा, तो ये वाले रीजन, ये सीरिया है, ये टर्की में है, सॉरी अलेप्पो, लेकिन ये मिक्स है, यहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर के पास है। तो ये सारे रीजन्स हैं, तो मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लेते हैं इसमें। अब जैसे चाइना ताइवान की अगर हम बात करें, तो ताइवान का एक बार मैप देख लो। ये ईस्ट चाइना सी है, ये ताइवान स्ट्रेट है। ताइवान स्ट्रेट हमारे चाइना और ताइवान को अलग करता है, ठीक है। और ईस्ट चाइना सी ऊपर नॉर्थ में बढ़ जाता है ताइवान स्ट्रेट के। ताइवान की कैपिटल ताइपे ही है, ठीक है। और बॉर्डर दोनों शेयर नहीं करते हैं, ताइवान और चाइना, याद रखना, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे साउथ चाइना सी जो है नीचे है ताइवान, यानी आप ये कह सकते हो कि जो आपका ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच में ताइवान स्ट्रेट है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ इस तरीके से ये मैप देख सकते हो कि ये आपका चाइना है, साउथ कोरिया, ये जापान है, और इसके अलावा ये फिलीपींस 9 डैश लाइन वाला ये लोकेशन है, ठीक है, बीजिंग। तो नॉर्थ टू साउथ में भी आ सकता है। और ये सीरिया का मैप हो गया, ठीक है। दमाकस इसका जो है कैपिटल है। सीरिया जो है टर्की से बॉर्डर शेयर करता है, फिर ईरान है, फिर उसके बाद जॉर्डन है। इजराइल से नहीं करता ये, इसके बाद करता है लेबनान से, ठीक है। और मेडिटेरियन सी से भी ये बॉर्डर शेयर करता है, याद रखिएगा इसको। और जो लोकेशन मैंने बताया ना, क्योंकि क्या होता है कि अब सीधा ये बॉर्डर वाला क्वेश्चन कम और सीधा लोकेशन पे आ जाता है। अब जैसे एलिपो है, कहाँ पे है, टर्की में है या सीरिया में है, किस लोकेशन पे है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। हमा है कहाँ, इदलिब कहाँ है, ठीक है। तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे हाँ ये देख लीजिए, ठीक है, ये मैप है इसका। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था। थैंक यू।